नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी आरओ एआरओ रे एग्जाम के लिए हम लोग पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। पॉलिटी का पार्ट 1 आ चुका है। पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। तो आइए इसके कुछ नोट्स पहले देखेंगे और वन लाइनर के रूप में है और इसके कुछ एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। ब्रिटिश ताज की शासनाधीन पारित अधिनियम। अधिनियम को हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या है। ब्रिटिश ताज जो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश के ताज जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर थे तो उन्होंने कौन कौन से नियम बनाए थे ये। तो पहला क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा 1858 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था और गवर्नर जनरल का जो पदनाम था वो भी बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, मतलब 1858 के अधिनियम में ब्रिटिश ताज जो है, जो भारत कंपनी का शासन था वो हट गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। उसमें जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदल कर क्या किया, वायसराय कर दिया। और इससे क्या होता था, जो ब्रिटिश ताज के वो प्रतिनिधि मतलब वायसराय जो था वो ब्रिटिश ताज के मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति समक्ष उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। ठीक। तो जो लॉर्ड कैनिंग है ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग क्या है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। फिर देखिए तीसरा पॉइंट है, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और राज्य सचिव का पद वहां पर रखा गया। ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। मतलब 1861 में जो कानून बना उसमें भारत के लोगों को सम्मिलित करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मतलब शक्तियां दी और विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की अधिकृत दिया। मतलब वायसराय की आपातकाल की कोई स्थिति होगी तो वायसराय क्या करेगा, इसमें अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक। अगला पॉइंट है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मध्यस्थान का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब जो भारत परिषद अधिनियम 1892 में बना, इसमें क्या केंद्र और जो प्रांत की अतिरिक्त सदस्यों की इसमें जो है, इसमें विधान में जो भारतीयों की संख्या थी उनको जो है बढ़ा दिया गया। और केंद्रीय विधान परिषद में जो केंद्र मतलब सेंट्रल जो लोकसभा थी उसके उस समय की जो केंद्रीय विधान परिषद, उसमें भारत के जो सदस्य लोग थे उनको वार्षिक बजट मतलब जो बजट पास होता था उस पर और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन उनको ये अधिकार नहीं दिया कि मतदान आप दे सकें। अगर जिस समय आज है कि कोई मत होता है किसी बात को लेकर के लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होती है, तो उस समय 1892 में लोगों को अधिकार तो दिया गया वार्षिक बजट पे बोलने, सरकार से प्रश्न पूछने का भी, लेकिन उनको क्या किया गया कि उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन
उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसमें मतदान का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। ठीक, वार्षिक बजट भी वो पूछ सकते थे। ठीक, आइए इस पॉइंट को समझते हैं। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मतलब जो ये अधिनियम आया था 1892 का अधिनियम, इसमें सबसे प्रमुख कार्य क्या थी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना। मतलब निर्वाचन पद्धति, यहाँ से जो निर्वाचन पद्धति मतलब चुनाव कराने की जो है उसकी प्रक्रिया को विशेष है। अच्छा, भारत परिषद अधिनियम में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो भारत परिषद अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछता जाता है कि भारत 1909 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें क्या किया, भारतीयों को कानून, विधि निर्माण मतलब कानून, और प्रशासन, प्रशासन मतलब संचालन करना या सरकार को चलाने के लिए, उसमें दोनों में उसमें इनसे काम लिया गया, प्रतिनिधित्व किया गया। फिर क्या था, इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। मतलब जो केंद्र की थी और जो प्रांत की शक्तियां थी उसको क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था। मतलब 1919 के अधिनियम में। फिर इसमें क्या किया गया, परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। मतलब परिषद के जो सदस्य थे बजट पे अपनी बात कर सकते थे, अपनी बात को रख सकते थे, उनसे प्रश्न भी पूछ सकते थे कि भाई ये चीजें क्यों इतनी महंगी हुई, आज शिक्षा पे जैसे 18% जीएसटी लगा है, तो उस समय की अगर कोई बात होती तो उसको भी लोग उससे पूछ सकते थे। आई, इसमें क्या हुआ, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब उस समय जो निर्वाचन प्रणाली थी उसमें क्या, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसको किस नाम से जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के सुधार के नाम से जाना है। ठीक, इस अधिनियम में क्या हुआ, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। मतलब पहली बार क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। सांप्रदायिक आधार पर जो है यहाँ निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों पर भी लागू किया गया। मतलब इसमें क्या था कि सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य लोगों, यूरोपीय लोगों पर भी इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक, आइए नेक्स्ट है कि 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विशासनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम में सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। मतलब जो 1919 का अधिनियम था उसमें द्विसदनीय व्यवस्था को क्या हुआ, प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था को जो है प्रारंभ की गई थी। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में बैच शासन प्रणाली लागू की और प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्ताक्षरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। फिर क्या है, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना था। 10 वर्ष बाद। तो 1919 का जो अधिनियम था उससे हमको एक बात ये पता चली है कि 1919 के अधिनियम को सबसे पहले क्या मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। फिर उसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों को भी ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद क्या था, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और उसके बाद इसको जो शक्तियां थी वो केंद्रों और राज्यों में बांट दी गई।
फिर उसमें जो था कि इसको सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द प्रयोग किया गया था और एक आयोग का गठन किया गया जो इनके कार्य की समीक्षा करेगा, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। 10 वर्ष के बाद ये जो है एक आयोग का गठन किया जाना था, मतलब एक आयोग गठित किया गया और 10 वर्ष बाद इनके कार्यों की समीक्षा वो करता है। ठीक, आइए अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। मतलब द्वैध शासन समाप्त करके और द्वैध शासन प्रणाली जो है ये स्थापित की गई। ठीक, इसमें क्या था, भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीयों में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। मतलब भारत में मुद्रा जो रखनी थी उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए, जो सांप्रदायिक पहले मुस्लिमों को दिया गया, फिर सिखों ईसाइयों को दिया गया, फिर उसमें बाद दलित जातियां, अनुसूचित जातियां यानी महिलाओं मजदूरों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस अधिनियम को तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय भी स्थापित किया गया और इस अधिनियम द्वारा बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया। मतलब 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जो बर्मा है वो ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत में उड़ीसा सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। ठीक, फिर क्या हुआ, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की गई। मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था को प्रारंभ किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया था। इसने क्या वायसराय पद को भी समाप्त कर दिया और डोमिनियन राज्यों गवर्नर जनरल पद सृजित किया। और इसी के अंतर्गत साथ ही क्या कि जो शाही उपाधि मतलब भारत का जो सम्राट शब्द था इसको भी समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे कुछ वन लाइनर जो नोट्स थे। आइए इनके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इनके कुछ प्रश्नों को देखने के बाद इसके हम लोग आंसर को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो जो बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये जो है इस पर बजट पर बहस करने की बात हुई थी। आइए इसके कुछ देखते हैं। जो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की तथा इसके तहत बजट बहस पर शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो जो बजट पर बहस करने की शक्ति थी वो 1892 के अधिनियम में था जो है, और इसमें मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये मारक नहीं होगा यहाँ पर, ये भारत होगा, ये गलत हो गया है, ये भारत होगा। तो देखिए भारत सरकार, इसमें देखिए जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है इसमें से नहीं, इसमें 1935 के अंतर्गत की गई थी जो है।
इसका जो है अंतर्गत की गई थी और इसको स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसको देखते हैं। देखिए, भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई वो 1 अक्टूबर, भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सर मैगियस गेवर। तो इसमें जो था, जो न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1935 के अंतर्गत की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? वर्ष 1935, वर्ष 1937, वर्ष 1946, वर्ष 1947। अभी जैसे इस प्रश्न की बात की तो हमारे जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 के अंतर्गत की गई थी। 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909 के अधिनियम, पहला ऑप्शन। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थिति लाई गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये लाई गई। आइए इसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। तो इसमें जो द्वैध शासन का अधिनियम है ये 1935 में लागू हुआ और जो अधिनियम द्वारा किया गया था ये कब था, ये उपबंध प्रांतों में जो था द्वैध शासन वो 1919 और केंद्र में जो द्वैध शासन था वो 1935 के तहत किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 और केंद्र में जो द्वैध शासन 1935 के अंतर्गत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित की। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर चुनिए। केवल एक, पहला है, केवल 2 और 3 है, केवल 1 और 3 है या केवल 1 और 2। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये है 1 और 3, मतलब प्रांतों में कार्यकारिणी की द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। 1 और 3 की बात यहाँ की। आइए इसको समझते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित अधिनियम था और जिसका उद्देश्य प्रमुख क्या था कि भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, मतलब भारतीय शासन में भारतीयों की जो भागीदारी थी उसको बढ़ाने की बात करता है।
इस अधिनियम में भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कार्यकाल पारित किया गया और इस अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये कब? ये 1919 में की गई थी। राज्यों में द्वैध शासन 1919 में हुआ था और केंद्र में 1935 में। ऐसे प्रत्येक राज्य का प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों का संबंध केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया। जहां तक उसमें बात है कि इसमें क्या किया, जहां तक मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन में भी विस्तारित कर दिया। मतलब जो पृथक निर्वाचन है ये 1919 में तो 1909 में कर दिया, लेकिन इस अधिनियम को व्यवस्था को जारी रखते 1919 में भी आगे की तरफ बढ़ा दिया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, अधिनियम द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो जो भारतीय विधान पालिका की जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये बनाई गई थी। ये व्यवस्था बनाई गई भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये व्यवस्था को बनाया गया। आइए नेक्स्ट इसकी डिस्क्रिप्टिव। 1919 के भारत सरकार अधिनियम केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका स्थापना की गई। ऊपरी सदन जो है राज्य परिषद कहलाया, जो 5 वर्ष के लिए होता था, जिसमें 60 सदस्य, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत थे। जो निचला सदन होता था उसको सदन का केंद्रीय विधानसभा कहते थे, जो 3 वर्ष के लिए होता था और इसमें 144 सदस्य थे, जो 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत किए जाते। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1915 का एक्ट। तो जो द्विसदनीय व्यवस्था को वो 1919 का एक्ट लेकर के आया था। आइए नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की स्थिति थी, निर्गत थी, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत है। इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को समझते हैं। यदि ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद अनुमति में के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। मतलब जो 1861 था उसको जो भारत परिषद का अधिनियम था उसको बिना किसी अनुमति के वो अध्यादेश जारी कर सकता था तथा लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्धारित करने की जो शक्ति की थी वो आर्टिकल 123 से थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से ये प्रेरित है। भारत सरकार की 1935 की धारा 42 से ये प्रेरित। आइए नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937, 1945। इसका ऑप्शन केवल एक बी है, बी और सी है ए और सी और डी है ए, बी और सी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ ए और सी। ए और सी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर है। आइए इसके डिस्ट्रीब्यूट। वर्ष 1926 और 1945 को केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो जिसका चुनाव था वो कब था? 1919 के तहत हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको स्थापित किया था। 1935 के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, इसका डिस्क्रिप्टिव रूप है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। दूसरा, अवशिष्ट विषयी प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तीसरा, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। और चौथा, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो 1935 की मुख्य विशेषताओं में है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और एक केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा और डी है उपयुक्त में से कोई।
तो जो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया ये 1935 के अधिनियम द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा ये अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। तो संघीय शासन की व्यवस्था जो दी गई वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत दी गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? तो इसमें जो अवशेष शक्तियां वो प्रदान की गई थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं? पहला है ऑप्शन देश के लिए लिखित संविधान, दूसरा ऑप्शन विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तीसरा एक संघ की योजना का विचार और चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। इसका जो राइट आंसर है यह है देश के लिए लिखित संविधान। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप से समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया। था अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम में क्या थे? ये समाहित थे। 1935 के अधिनियम में देश के लिखित संविधान के बारे में बात नहीं की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसका डिस्क्रिप्टिव रूप देखते हैं। भारत का वर्तमान या संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 का मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठा है प्रांतीय विधानमंडल और सातवां है केंद्रों एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा अगला है फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत उल्लिखित है। और आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं पॉलिटी से। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो जो है इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों में इसको जो है ये बर्मा को
ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था। इसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये बर्मा है, यहाँ पे बम हो गया है, ये बर्मा 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 को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो पॉलिटी की सेकंड वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें क्या था, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो अधिनियम थे उसके बारे में डिस्कस किया गया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताए गए और देखा होगा आपने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड हैं। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराएं, ताकि इसका लोग और सरकार लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद। नमस्कार।